Okay, can you listen me? My voice is clear. Okay, my voice is clear. Okay, so we can start. So आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो बनेंगे ही, ठीक है। साथ साथ आपके क्या जो एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एप्टीट्यूड का प्रोबेबिलिटी भी आप बना लेंगे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी भी बन जाएगी। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी का यूज़ आपको बहुत से अदर सब्जेक्ट्स में मिलेगा, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स यूज़ होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियसली हम लोग इसमें स्टार्ट करते आए हैं कि हम लोग गेट के क्वेश्चंस कवर करते हैं बेसिकली। तो हम लोग गेट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हमारा पहला गेट का क्वेश्चन है। ये गेट का क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कब? गेट 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पूछा गया था। दिस गेट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2015 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन a bar and b bar be their complements, which one of the following statement is false। तो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इसमें एक टर्म आया है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट को थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं और कुछ बहुत प्रोबेबिलिटी में कुछ जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ एंड रूल क्या है ये देख लेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज और रूल क्या होता है, ठीक है। और थर्ड होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तीनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी के लिए। दिस थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो एंड रूल और क्या मैंने बताया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं बाद में थोड़ा कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंड रूल क्या होता है और रूल क्या होता है। एंड रूल मतलब कहीं पर भी अगर आपके पास दो प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे निकालना पड़े जिसमें हम कहें फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास रहे, मतलब आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हो, ए इवेंट भी हो और बी इवेंट भी हो, दोनों इवेंट हों। या फिर एंड, या फिर हिंदी में अगर कहें तो प्रोबेबिलिटी मतलब ए इवेंट भी हो और बी इवेंट भी हो। जब ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एंड मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी हम लोग क्वेश्चन में इसकी बात करेंगे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस या दैट। तो जहाँ पर भी एंड आया या फिर हिंदी में कहूँ और आया, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को दोनों प्रोबेबिलिटी या फिर अगर तीन इवेंट्स हैं तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा हम लोग बोलते हैं और रूल। और रूल क्या होता है? जब भी हम लोग बोलें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए और
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बी, जब भी हम लोग ऐसा बात करेंगे, और या फिर हिंदी में कहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बी, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ों से आपका क्या होगा, बहुत से क्वेश्चन आपके केवल इसी कंसेप्ट पे बन जाएंगे कि जहाँ जहाँ पे एंड वाला टर्म आ रहा है वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, और जहाँ जहाँ पे क्या है और आ रहा है वहाँ पे क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कीजिए। दिस टू आर वेरी सिंपल रूल बट वेरी फंडामेंटल रूल बट वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जहाँ पर भी हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस एंड दिस तो मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस और दिस तो एडिशन। ओके, दिस टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इससे पहले जस्ट क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन में क्या था आपका, एक बात हुआ था इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात हुआ था। ठीक है, क्या हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए कभी भी क्या होगा इसके नेम से ही क्लियर है, इंडिपेंडेंट। कोई भी दो इवेंट क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, इसका एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, दो इवेंट्स हम लोग लेते हैं। लेट सपोज वी आर throwing a dice 2 times। हम लोग डाइस को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ एक इवेंट ए है दैट इज ऑब्टेनिंग इवन नंबर्स ऑन डाई एट फर्स्ट टाइम, और एक दूसरा इवेंट बी की बात कर रहा हूँ, दूसरा इवेंट बी है ऑब्टेनिंग इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, कुछ भी ऑड नंबर्स ऑन डाइस एट सेकेंड टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइस है हमारे पास, उसको 2 बार थ्रो कर रहे हैं। तो पहले इवेंट ए शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स व्हेन वी आर थ्रोइंग डाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एक दूसरा इवेंट बी है जो शो कर रहा है ऑब्टेनिंग ऑड नंबर्स ऑन डाइस एट सेकेंड टाइम। तो पहली बार आप जब डाइस को थ्रो करेंगे उसका कुछ लेना देना नहीं है उसमें इवन नंबर आएगा या फिर ऑड नंबर आएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है कि आप सेकेंड बार डाई थ्रो करेंगे उसमें क्या आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड बार अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप पहले बार जब थ्रो किए थे उसमें कौन सा नंबर आया था। ठीक है, उसमें इवन आया था या ऑड आया था, उससे दूसरी बार थ्रो करेंगे उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें इवन आएगा या ऑड आएगा। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट को थोड़ा सा हम लोग और अगर समझना चाहें तो अगर मैं एक वेन डायग्राम से अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट की एक और खास बात क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट की खास बात ये होती है कि जो दो इवेंट्स होते हैं ना उनका सैंपल स्पेस अलग अलग होता है। सैंपल स्पेस अलग अलग होने का मतलब क्या है, जैसे आपने पहली बार डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो पहली बार अगर आप डाइस को थ्रो करेंगे और ये दूसरी बार डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है, तिरछा बन गया, इसको थोड़ा दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली बार अगर जब डाइस को थ्रो करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा दैट विल कंटेन, जैसे ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस विल कंटेन 1 2 3 4 5 6। This is the sample space of dice when you throw the dice for the first time. Okay,
दूसरी बार डाइस थ्रो करेंगे तो उसका एक अलग सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। उसमें भी क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 ये सारे मेंबर्स होंगे। तो दोनों का सैंपल स्पेस ही अलग अलग है, तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। मतलब अगर मैं कॉमन पॉइंट की बात करूं तो कॉमन पॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट तो नहीं होगा, बट इसको पॉइंट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, बट दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी इंटरसेक्शन वाली, ठीक है। इसको अभी कंफ्यूज मत होइए, बस आप इतना समझिए कि दोनों का सैंपल स्पेस अलग अलग है। तो इसमें जैसे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम, तो इसका जैसे अगर मैं कैसे ड्रॉ करूँ इवन नंबर मतलब क्या 2 4 और 6, सो दिस इज द इवेंट ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड ऑन द सेकेंड डाइस, तो 1 3 और 5, दिस इज द इवेंट बी। तो दोनों का क्या है, सैंपल स्पेस ही अलग अलग है, तो दोनों में कुछ ऐसा इंटरसेक्शन, जैसे ये एक मैं बोलूँ ये एक इवेंट ए है, ये एक इवेंट बी है, तो दोनों में ऐसा कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट होने वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सैंपल स्पेस ही अलग अलग है। इसमें भी 6 है तक एलिमेंट है, इसमें भी 6 तक एलिमेंट है, बट दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों का सैंपल स्पेस अलग अलग है। तो इस केस में जब इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, उस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स ए एंड इवेंट्स बी, इंटरसेक्शन, इसको कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स बी, या फिर क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी ऐसा भी लिखते हैं। तीनों में किसी तरह का लिखा रहे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि व्हेन जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी साइमल्टेनियसली, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डेफिनेशन। हाय रवि कुमार, ठीक है, आपको मैं ऐसे पढ़ाते जा रहा हूँ, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ही एक और टर्म है जो इसी तरह का लगता है, वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये भी हमें कुछ इसी तरीके का लगता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में और इंडिपेंडेंट इवेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का जो होगा सैंपल स्पेस अलग अलग होगा। जैसे दो इवेंट ए और बी हैं तो उसका पूरा सैंपल स्पेस क्या होगा, अलग अलग होगा। किसमें, इंडिपेंडेंट इवेंट में। इंडिपेंडेंट मतलब हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट में। बट अगर कोई इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सेम होगा। जैसे इससे पहले हम लोग जो देखे थे इंडिपेंडेंट इवेंट में, हमने जो देखा था, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, रवि कुमार यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैं कुछ देर में कमेंट पढ़ता हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने क्या देखा था कि दोनों का क्या होता है, सैंपल स्पेस अलग अलग होता है। तो लेट्स सपोज इस सैंपल स्पेस में कुछ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवेंट बी होता है, सॉरी इवेंट ए और इवेंट बी, तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या होगा, सैंपल स्पेस सेम होगा पहला बात, और इसके अंदर ही इवेंट ए होगा और इसके अंदर ही इवेंट बी होगा। ये लेट्स सपोज दिस इज इवेंट बी एंड दिस इज इवेंट ए। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देखिए सबसे पहले बात डिफरेंस समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट में सैंपल स्पेस अलग अलग होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में सैंपल स्पेस सेम होता है। बट सैंपल स्पेस सेम होने के बावजूद
दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, सैंपल स्पेस सेम होगा बट दोनों इवेंट्स में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी विल बी 0। मतलब जो इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकते। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए बोथ द इवेंट्स कांट हैपन साइमल्टेनियसली। या फिर अगर इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो तीनों के तीनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। इसका जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, लेट सपोज एग्जाम्पल क्या है, थ्रोइंग अ डाइस वन टाइम। ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस वन टाइम, आपने एक बार क्या किया, डाई को थ्रो किया और मैं इवेंट ए बोल रहा हूं, इवेंट ए इज गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाइस, और इवेंट बी जो बोल रहा हूं गेटिंग ऑड नंबर ऑन द डाइस, ऑड नंबर ऑन डाइस। तो ये देखिए, ये जो इवेंट है इसमें क्या होगा, ये जो दोनों इवेंट का क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, सेम होगा। सैंपल स्पेस सेम होगा, क्या होगा सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6, दोनों के इवेंट का सैंपल स्पेस सेम है, एक ही सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में जो इवेंट ए है गेटिंग इवन नंबर्स, तो ये होगा हमारा इवेंट ए गेटिंग इवन नंबर्स, और इवेंट बी क्या होगा, गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन द डाइस। दिस इज इवेंट ए एंड दिस इज इवेंट बी, बट दोनों में क्या होगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सो दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूं तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देख ली। क्या दो चीज़ें देख ली हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट, और हमने क्या देखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा बताइए, डिपेंडेंट इवेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। मीन्स अगर दो इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करें, दो इवेंट्स मतलब अगर हों उसकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। जैसे लेट सपोज, जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हम लोग डाई को थ्रो करें 2 टाइम्स, थ्रोइंग अ डाइस 2 टाइम्स, अगर मैं इवेंट ए की बात करूं, इवेंट ए इज द लेट सपोज गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाइस। ठीक है, और दूसरा एक इवेंट बी की बात करूं, गेटिंग सम ग्रेटर देन 6 ऑफ 2 टाइम्स थ्रो। मतलब आपने 2 बार डाई को थ्रो किया और दोनों के बाद जो उसमें नंबर्स आए उसको ऐड करने पर जो सम आना चाहिए वो ग्रेटर देन 6 आना चाहिए। इस इवेंट को हम लोग बोल रहे हैं बी। तो ये जो ए और बी हैं वो क्या करेंगे, डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। बी जो है, बी विल डिपेंड ऑन द ए, बिकॉज ए क्या है, ए इज गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अगर पहले बार में आपको इवन नंबर मिला, तो अगर 2 मिला तो दूसरे बार में ग्रेटर देन 6 होने के लिए क्या चाहिए, अगर 2 मिला है तो 1 होगा तब तो ग्रेटर देन 6 नहीं होगा, 2 होगा तब भी ग्रेटर देन 6 नहीं होगा। तो क्या होगा, ग्रेटर देन 6 के लिए 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये जब 2 आएगा तभी ये ग्रेटर देन 6 हो सकता है। अगर 4 अगर पहली बार में आया तब क्या होगा, 3 4 5 6, तब ये ग्रेटर देन 6 होगा दूसरी बार में। तो बेसिकली जो दूसरा जो इवेंट है वो पहले पे डिपेंड कर रहा है कि पहले पे आपको इवन नंबर क्या मिला है। तो इस टाइप के जो डिपेंडेंट इवेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट इवेंट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी साइमल्टेनियसली होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए
इंटरसेक्शन बी कहा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इंटरसेक्शन बी, ये जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब बी इज द इवेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपन, व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपन, ठीक है, when A has already happened. So this is the probability of A intersection B when event B is dependent on event A. तो इस जो probability होती है ना, probability of A when A is already happen, this is nothing but the conditional probability. This is conditional probability. Sri Hari Mitran, can you explain the difference between independent and mutually exclusive event? Okay, I am explaining in English. Listen, for independent event there are two sample spaces. Two sample spaces is how, like we are throwing a dice two times, and if we throw the die two times, then we will get two sample space. First sample space will have 1 2 3 4 5 6, and second sample space will have 1 2 3 4 5 6. So if we will talk about two events, first event is the getting even number on throwing first time, and second event is the getting odd number throwing dice on second time. So these two events have two different sample spaces. Okay, so two different sample spaces, hence they will not intersect, but they can happen simultaneously. They will not intersect because they have different sample space, but they can happen simultaneously. Means you can get even number on the first time and you can get odd number on the second time. So they can happen simultaneously, but they are independent event. For mutually exclusive event, sample space will be same, but they can't happen simultaneously. Like if we throw dice one time and the probability of getting A is getting even number on the dice, and event B is getting odd number on the dice. So if we throw the die one time, then you will get one sample space 1 2 3 4 5 6, and either you will get even number or odd number, but you can't get both. So this is the mutually exclusive event. ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम में मार्क करके रख सकते हैं, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, आएगा ही कह सकते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी हैपन. ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, means probability of happening A and B simultaneously divided by probability of A. ठीक है, यहाँ से इसको निकालेंगे तो इस फार्मूला को भी आप लोग 3 स्टार डाल के रख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. probability of B when event A has already happened, because probability event B is dependent on event A, तो क्या होगा इसका, probability of A intersection B divided by probability of A. So ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ क्या है, प्रोबेबिलिटी है. इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं. अच्छा, क्वेश्चंस की ओर आने से पहले हम लोग हमेशा क्या किए हैं, अभी हम लोग क्या देखें, इंटरसेक्शन वाला देखें. ठीक है, तो हम लोग यूनियन वाला भी देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, probability of A union B. Probability of A union B. A union B मतलब probability of happening A, और इसका मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. इसका मतलब होता है probability of happening A और probability of happening B और probability of happening A और B, मतलब A और B
और बोथ कह सकते हैं, और बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ ए एंड बी। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला आप लोगों को पता भी होगा, बट मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, अब लोगों को लग सकता है यहाँ पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों किए, ऐसा लग सकता है लोगों को। तो अगर हम लोग जनरल हम लोग ऐसा समझें, ठीक है, लेट सपोज दिस इज आवर सैंपल स्पेस, दिस इज आवर इवेंट ए एंड दिस इज आवर इवेंट बी। ठीक है, दिस इज आवर इवेंट बी। तो अगर हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज आवर इवेंट ए, दिस इज आवर इवेंट बी, तो ए यूनियन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए मतलब ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी मतलब ये वाला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ मतलब ये वाला। तो हम लोग क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये वाला है, तो इसको आप ऐड करेंगे किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, इसके साथ। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन बेसिकली क्या हो रहा है, 2 बार आ जा रहा है। एक बार ए के साथ भी आ जा रहा है, एक बार बी के साथ भी आ जा रहा है, 2 बार आ जा रहा है। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको बेसिकली क्या मिलेगा, तब आपको ये वाला एरिया मिलेगा, ये ऐसा, ये वाला एरिया आपको चाहिए। तो क्या करेंगे, ए को ऐड करेंगे, बी को ऐड करेंगे, तो ये जो कॉमन एरिया है वो 2 बार आ जा रहा था, इसलिए इसको एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो अब ये इसका फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग दोनों इवेंट्स के लिए, जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और डिपेंडेंट इवेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होता है, 0 होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। और डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंटरसेक्शन बी, जो डिपेंडेंट होता है उस पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये होता है, चेंज होता रहता है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। थैंक यू रूपेश कुमार। थैंक यू रूपेश कुमार, थैंक यू सो मच। तो देखिए अब हम लोग गेट के क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्टली। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से मतलब, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। ठीक है, और ये लिखा भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब दोनों नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्या बोला, लेट ए बार एंड बी बार देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स को हमको डालना है। तो देखिए इंडिपेंडेंट है तो पहले तो हम लोग ये देख चुके हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये तो सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइन बी, इसका मतलब क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, तो ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगा वो बी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर अगर इसको आप जैसे फार्मूला से अगर करोगे, फार्मूला इसका क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होता है फार्मूला। जैसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिखा भी हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जिसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाया था यहाँ पे, ये वाला, कि बी लाइन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई ए। तो इस फार्मूला से अगर आप देखोगे, तो अगर आपको इसमें करना है फार्मूला के थ्रू, तो क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे एक मिनट इसे ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइन बी को क्या लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, और डिवाइड बाई क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखोगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अभी अभी हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी अभी देखें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिख रहा है, बट ये वाला इंटरसेक्शन वाला नहीं दिख रहा है, और इंटरसेक्शन वाला जीरो भी नहीं है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी जीरो होता तो क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला ये जीरो हो सकता था, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये दोनों नॉन जीरो है, तो इसका इंटरसेक्शन वाला जो ये जो चीज़ है ये जीरो नहीं होगा, तो दिस विल नॉन जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो फार्मूला है ये सही नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा जो सी है वो फॉल्स है, और क्वेश्चन में यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका राइट आंसर चॉइस क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चौथा वाला क्या भी देख लेते हैं एक बार। चौथा वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अंडरस्कोर बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अगर ए और बी क्या है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या होगा, उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये भी किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो क्या होगा, हमारा जो डी है वो भी राइट होगा। तो हमारा केवल एक ऑप्शन गलत था जो कि हमारा ऑप्शन सी था, और हमारे से क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर ही हुआ होगा। गेट ऑल्सो गिव वीडियोस विच इज बट दिस, which is but this, which is but this, okay okay, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा गाइस। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोग को आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है, एक सूचना है जिससे आप लोग के लिए यूज़फुल होगी, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए अनअकैडमी में अभी एक टेस्ट चल रहा है जो कि ऑल इंडिया लेवल का जो टेस्ट है फ्री है। उस टेस्ट का नाम है गेट ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स से नाम लिया गया है, गेट ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, अच्छा नाम लगा मुझे। तो इसमें क्या होगा, आपके पास 30 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, ठीक है। गेट के टाइमिंग के हिसाब से ही बढ़िया इसमें बताया गया है कि जैसे गेट में लगभग 65 क्वेश्चन इन 3 आवर होते हैं, तो उसी टाइप के इसमें 30 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स होंगे। और ये टोटली क्या होगा, गेट 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और जो इसमें टॉप 15 रैंकर्स होंगे उनको एक सेटिंग गिफ्ट प्राइज भी मिलेगा, मतलब 3 लाख के अराउंड टोटल गिफ्ट प्राइज है। तो इसमें जो ये जो टेस्ट जो है वो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और इस टेस्ट की कब होगा, कैसे होगा, बता रहा हूँ मैं। ये टेस्ट आपको होगा 10 अक्टूबर को 11 AM पर लाइव होगा, ठीक है ना। 11 AM जैसे गेट का एग्जाम होता है ना टाइम पे, तो उस टाइम पे ये लाइव होगा और उस टाइम से फिर 90 मिनट तक टेस्ट चलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप उस टेस्ट को उस टाइम पर नहीं दे पाए, इनरोल आपने किया है बट उस टाइम पर अगर आप नहीं दे पाए तो आप उस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उस टेस्ट को उसके बाद भी दे पाएंगे। बट क्या होगा, जो ये प्राइस है ना टॉप 50 रैंकर्स वाला, ये आपको प्राइस तभी मिलेगा जब आप उस टाइम स्लॉट में दें, मतलब 11 बजे से लेकर के 12:30 वाला जो 90 मिनट्स हैं उसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तब आपको ये प्राइस मिलेगा। बट अगर आप किसी कारण से अगर आप उस टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उस टेस्ट को बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन द प्राइज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लर्नर्स हु अटेम्प्ट द लाइव टेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये फ्री टेस्ट है, आप इसे इनरोल कर सकते हैं क्योंकि फ्री है और ऊपर से अनअकैडमी आज बहुत फेमस है। तो उसमें क्या होगा, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी पता चलेगी, ठीक है। बहुत से लोग इसको देंगे
तो आप अपनी ऑल इंडिया पे आपका कंपटीशन को आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो इसमें मैं आपको इसका पोस्टर भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, गेट ऑफ थ्रोन्स 10 अक्टूबर 2020 10/10/2020 एट 11 AM और 6 एग्जाम 1 बैटल ग्राउंड। 6 एग्जाम क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 6 ब्रांचेस के लिए एग्जाम है। ठीक है, 6 ब्रांचेस कौन कौन से? CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल और ECE। और अटेम्प्ट द लाइव टेस्ट एंड अर्न द रिवार्ड। ठीक है, लाइव टेस्ट वालों के लिए ये रिवार्ड है। जो रैंक 1 to 5 आएगा उनको 5000, जो रैंक 6 से 10 आएगा उनको 3330 एंड 11 से जो 15 रैंक आएंगे उसको 1650 रुपये। ठीक है, तो 10 तारीख को आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। लाइव टेस्ट देंगे तो आप लोग, अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आप इसके प्राइस के लिए एलिजिबल हैं। और अगर लाइव टेस्ट नहीं देते हैं, बाद में टेस्ट देते हैं, तो ये आप 5th रैंक के आएगा तो आप ये प्राइस के लिए एलिजिबल नहीं है। बट आपको टेस्ट देना चाहिए आई थिंक। ठीक है, आपको कम से कम अपना ऑल इंडिया रैंकिंग आपका पता चलेगा। तो इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसको आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ये लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो पे मिल जाएगा। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा। तो आप अब मेरे को टेलीग्राम में मुझे आप टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। तो इस लिंक पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं, या इस लिंक को अगर आप जब कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, इस लिंक को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका ये पेज खुल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। आपका ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे इनरोल का ऑप्शन आ रहा है, गेट ऑफ थ्रोन्स इनरोल। तो यहाँ पर जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। अपना ब्रांच के वाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE और CSIT। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसमें टेस्ट दे सकते हैं। और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा। और अगर आप गेट और ECE का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी का, तो आप जल्द ही ले लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक हो सकता है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। अनअकैडमी से में टेस्ट हो रहा है ऑल इंडिया रैंक का, सॉरी ऑल इंडिया बेस पे 30 क्वेश्चन 90 मिनट्स। तो आई थिंक आप लोग गेट का तैयारी कर रहे होंगे। अब तक गेट का आप लोग फॉर्म भी भर चुके होंगे। तो फॉर्म भर चुके होंगे तो अब बिल्कुल आप टेस्ट देना चालू कीजिए आप लोग। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ देख लेते हैं कमेंट्स क्या हैं। गेट एकेडमी, हाँ 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 श्रीहरि, इट इज़ फ्री टू इनरोल, नो फीस, इट इज़ फ्री टू इनरोल एंड okay, repeat. Okay, I am repeating that, just it is somebody, someone till repeat it. Actually Unacademy is organizing wait, Unacademy is on organizing one free test for all the GATE aspirants. So you can give the free test, and if you are giving the live test, then you will get the rewards if you will score under top 15. Okay, okay, थैंक यू निशांत। पेपर की टाइमिंग 11 o'clock। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैं ये जो है, ये जिसका पोस्टर है, पोस्टर को भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। देखिए टाइमिंग क्या है, 11 AM मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग 11 AM 10 अक्टूबर। ठीक है, और ये सारे ब्रांचेज हैं, ये सारे ब्रांचेज के आप पेपर दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल और ECE वाले। टाइमिंग है 11 AM, डेट है 10 अक्टूबर 2020 और दीज आर द रैंक्स एंड देयर रिवार्ड्स। और दिस इज़ वेरी फ्री टू इनरोल। ओके, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। और ये 90 मिनट्स का टेस्ट होगा और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गेट 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इनरोल कर सकते हैं वहाँ से। ओके ओके, एनी डाउट्स जो भी हमने अब तक पढ़ा, या फिर जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उससे रिलेटेड कोई डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस।
ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी लिंक आपको शायद आई थिंक इसमें नहीं दिख रहा होगा। मैं लिंक अब आपको अभी अभी देख दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आपके दे रहा हूँ अभी लिंक, ठीक है। ओके, आई एम प्रोवाइडिंग इन द कमेंट बॉक्स लिंक, जस्ट वेट, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द कमेंट बॉक्स। हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाया, बट आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल गई होगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपके पास लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसको पूरा को मैं एक बार दे देता हूँ लिंक। ठीक है गाइस, अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उसमें किसी कोई डाउट नहीं, तो हम लोग गेट के आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है टू गेट 2005 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2005 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। तो मैं आप यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप कमेंट में आंसर करके बताते जाइए मुझे, ठीक है। वेलकम मुरली, वेलकम। तो आपसे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर बन जाता है तो आंसर बताइए। देखिए, अ फेयर डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है, दो बार रोल कर रहे हैं डाइस को। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर विल फॉलो ए इवन नंबर, ठीक है, इजी है। देखिए, दो बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं और क्या निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ऑड नंबर विल फॉलो इवन नंबर। मतलब क्या? पहले इवन नंबर आए एंड दूसरे में क्या है? ऑड नंबर आए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब डाइस को दो बार थ्रो कर रहे हैं और पहले बार वाला इवेंट अलग है, दूसरा बार वाला इवेंट अलग है, तो दोनों इवेंट्स कैसे हुए? दोनों इवेंट्स कैसे हुए? दोनों इवेंट्स हुए इंडिपेंडेंट हुए। वैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड की बात कर रहे हैं। एंड मतलब हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन द सेकेंड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो what is the probability of getting even number when you throw the dice for the first time? तो जब डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल इवेंट्स क्या हैं? 6। और उसमें इवेंट्स इवन नंबर कितने होंगे? 2 4 और 6 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम क्या होगा? 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन द सेकेंड टाइम में ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने होते हैं? 1 3 और 5, दैट इज द ऑड नंबर, 3 नंबर्स होते हैं। और टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस इज 6 और सैंपल इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6 एंड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर 3 नंबर्स, 1 3 एंड 5। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, probability of getting even number is followed by odd number is probability of getting even number multiplied by probability of getting odd number, that is 1/2 and multiplied by 1/2, that is 1/4. Okay, so this is some very basic questions, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है।
जिसमें हम जस्ट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट और एंड और को थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है, एंड को अप्लाई कैसे करना, और को अप्लाई कैसे करना। धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस में भी आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, an examiner consists of two papers, paper 1 and paper 2. The probability of failing in paper 1 is 0.3 and the probability of failing in paper 2 is 0.2. Given that a student has failed in paper 2, the probability of failing in paper 1 is 0.6. The probability of a student failing in both the paper is, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कब आया था आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था गेट 2007 में, गेट 2007 में आया था। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, उसको नोट करते जाइए। आपको गिवन क्या क्या है, दो पेपर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इज 0.3। फेलिंग इन पेपर 1 क्या है, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 2 P2 लिख रहा हूँ, ये कितना है आपका, दिस इज 0.2, ठीक है। हाँ, ये आपको दिया। और देखिए नेक्स्ट चीज आपको क्या दिया है, नेक्स्ट चीज आपको दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। और किस क्या कंडीशन दिया हुआ है आपको देखिए। गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, गिवन है आपको कि स्टूडेंट जो है वो पेपर 2 में फेल हो चुका है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज, मीन्स क्या दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1। यार मैं कलर दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कलर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 व्हेन गिवन दैट कि इट हैज फेल्ड इन पेपर 2 इज गिवन बाय 0.6, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या कई बार इसमें क्या होता है, लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि कई बार लोग इसे क्या समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 लाइन P1 दिया हुआ है ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है, इस 0.6 ऐसा दिया हुआ है, ऐसा लगता है, ठीक है। बट ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है कुछ सेलेक्ट करने पर। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए। गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, पेपर 2 में फेल्ड है, आपको गिवन है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.6 दिया हुआ है। इसलिए क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 लाइन P2 इज 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। कई लोग मिस्टेक करते हैं, ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 लाइन P1 ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सही से लिखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 लाइन P2 इज 0.6। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे अगर लिखा हुआ है P1 लाइन P2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P1 लाइन P2, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ P2। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड बाई कौन सा होता है, वो इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी गिवन है, वो इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 लाइन P2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ P2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ द पेपर्स। फेलिंग इन बोथ द पेपर्स मतलब आपको यही चीज निकालना है। आपको निकालना क्या चीज है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 मतलब फेलिंग इन बोथ द पेपर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 लाइन P2 आपको दिया हुआ है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 इज 0.2
और P1 लाइन P2 is 0.6, तो 0.6 इंटू 0.2 तो क्या आ जाएगा 0.12, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज 0.2। तो इस क्वेश्चन में आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि आपको ये दिखना चाहिए कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 लाइन P2 दिया हुआ है या फिर P2 लाइन P1 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में पूरा आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट एक जो इसमें और क्या चीज़, और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपसे बेसिकली पूछा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि P1 इंटरसेक्शन P2 पूछा गया है या फिर P1 यूनियन P2 पूछा गया है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ द पेपर्स बोला है, तो ये इंटरसेक्शन है। तो यूनियन कब होता बताइए, यूनियन कब होता, हम यूनियन कब निकालते? अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता, क्या पूछा होता कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन एनी ऑफ द पेपर, क्या पूछा होता क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन एनी ऑफ द पेपर। एनी ऑफ द पेपर मीन्स आइदर फेलिंग इन पेपर P1 और फेलिंग इन पेपर P2 और फेलिंग इन बोथ द पेपर्स, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। हाँ, रेड कलर यूज़ नहीं करना चाह रहा था मैं, ये कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, कलर चेंज नहीं हो पा रहा था, अभी चेंज हुआ है। ठीक है, रेड कलर उतना सही नहीं दिखता, मैं इसको कोशिश कर रहा था बहुत देर से चेंज करने का, अभी चेंज हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि हमसे क्वेश्चन में जब पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है बोथ द पेपर का, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूनियन कब निकालना है? यूनियन तब निकालना है जब आपसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन एनी पेपर। एनी पेपर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन P1 और P2 और बोथ द पेपर्स। तो उसमें आप क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, ये निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 आपको दिया, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.3, 0.2 और ये आप निकाल चुके हैं 0.3 प्लस 0.2 और ये आप निकाल चुके हैं यहाँ पे 0.12, 0.12। तो क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.12, तो 0.38 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता तो क्या निकालते हैं आप? इस तरीके से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं है, बट आपको क्वेश्चन की फीलिंग को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन की फीलिंग को समझना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या दिया हुआ है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 लाइन P2 दिया हुआ है या फिर P2 लाइन P1 पूछा हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 पूछा है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 यूनियन P2 पूछा हुआ है। क्वेश्चन लिखने के तरीके से पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आज के लेक्चर में यही इतना ही है। ठीक है, आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। और जो आज मैंने अनअकैडमी का बताया तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर लिंक पर जाकर क्लिक करके उस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज की में इतना ही। अच्छा, कल हमारी क्लास नहीं होगी, हम लोग अभी अल्टरनेटिंग डेज में कर रहे हैं। ठीक है ना, आज लाइव क्लास हुई तो अब कल नहीं होगी, अब कब होगी? परसों होगी। ठीक है, अल्टरनेटिंग डेज में हम लोग अभी कर रहे हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं, परसों मिलते हैं हम लोग, और आई थिंक टाइमिंग यही रखेंगे हम लोग 6:30 to 7:30। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर परसों। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में कुछ डाउट होगा तो आप यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, हम और प्रोबेबिलिटी का भी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी के ही और क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब अभी तो जस्ट बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं, प्रोबेबिलिटी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर कुछ स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जैसे रैंडम वेरिएबल और जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं वो सब भी थोड़ा कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ही चलेगा अभी तो बहुत लंबा अभी। ठीक है, थैंक यू गाइस।